हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियाँ। क्लासिफिकेशन मीन्स मल्टी लेवल ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। जब किन्हीं भी प्लांट्स या एनिमल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करना हो तो उसको उनकी समानताओं या असमानताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने को ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। Organisms were first classified by Aristotle over 2000 years ago. आज से लगभग 2000 साल पहले सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था। Eventually, groups started to be formed and referred to as genera. और धीरे धीरे वो जो ग्रुप्स थे अलग अलग समानताओं या असमानताओं के आधार पर प्लांट्स या एनिमल्स के जो ग्रुप बनाए गए थे उनको जेनेरा नाम दिया गया। Starting in the Middle Age, names began to be systematically written down using Latin language. और धीरे धीरे जब मिडिल एज तक आए तो जो हर एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक या साइंटिफिक नाम दिया गया जिसके अंदर लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। मेंस अर्ली सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पौधों या एनिमल्स के लिए जो भी वर्गीकरण पद्धतियाँ दी गई या क्लासिफिकेशन दिया गया वो बहुत सारे थे। स्टार्टिंग में जब बहुत ज़्यादा आविष्कार नहीं हुए थे, माइक्रोस्कोप की सुविधा नहीं थी, तो जो प्लांट्स या एनिमल्स के आउटर कैरेक्टर्स थे यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे या उनका जो हैबिटेट था, आवास था, उसके आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए इन्वेस्टिगेशंस होते चले गए वैसे वैसे जो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें भी चेंजेस आते गए। तो जो शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन की पद्धतियाँ दी गई उनमें एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया। किस आधार पर? उन्होंने एनिमल्स को उनके आवास के आधार पर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। फ्लाई, ऐसे एनिमल्स जो आकाश में रहते हैं और उड़ते हैं। दूसरा स्विम, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं और स्विम करते हैं यानी कि तैरते हैं। तीसरा वॉक, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं और वॉक करते हैं। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने 3 ग्रुप्स के अंदर एनिमल्स को डिवाइड किया। बाद में लीनियस यूज्ड अ 2-part नेमिंग सिस्टम फ्रॉम लैटिन। कैरोलस लीनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है उन्होंने द्विनाम पद्धति दी और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल को एक साइंटिफिक नेम दिया। उसके लिए जो द्विनाम पद्धति दी उसके अंदर 2 पार्ट्स थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज़ 2-part नेम। फर्स्ट जीनस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम कैपिटलाइज, जिसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ग्रुप्स सिमिलर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, और एक जो ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उसको एक जीनस में रखा जाता है। स्पीशीज़, सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट है जिसको लोअर केस के अंदर लिखा जाता है। और ग्रुप्स सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, एक ही स्पीशीज़ के अंदर उन प्लांट्स या एनिमल्स को रखा जाता है जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं, उनको एक स्पीशीज़ के अंदर रखा जाता है। तो इस तरीके से एक प्लांट या एक एनिमल के लिए द्विनाम पद्धति दी गई जिसमें 2 वर्ड होते हैं, पहला जीनस का और दूसरा स्पीशीज़ का। एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने सबसे पहले आज से लगभग 2000 साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स को उनके बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द स्टेम, जैसे कि प्लांट्स को उनके स्टेम के साइज के आधार पर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। सॉफ्ट स्टेम, हर्ब्स, ऐसे पौधे जिनका तना बहुत पतला और सॉफ्ट था उनको हर्ब या शाक कहा गया। दूसरा सेवरल वुडी स्टेम्स या श्रब, ऐसे पौधे जिनका स्टेम वुडी था और शाखित था, बहुत ज़्यादा शाखित है यानी कि झाड़ी नुमा है, उसको श्रब नाम दिया गया। वन वुडी स्टेम ट्रीज, ऐसे पेड़ जो आकार में बड़े हैं और उनका जो मेन स्टेम है वो एक ट्रंक के रूप में है, उसको पेड़ या ट्रीज कहा गया। तो प्लांट्स को उनके स्टेम की साइज के आधार पर हर्ब, श्रब और ट्रीज यानी कि शाख, झाड़ियाँ और पेड़ के अंदर विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको बेस्ड ऑन वेयर दे लिव्ड,
वे कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका आवास क्या है, उसके आधार पर एरिस्टोटल ने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। एयर ड्वेलर्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो आकाश में रहते हैं यानी कि उड़ते हैं। दूसरा लैंड ड्वेलर्स, ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं और चलते हैं। थर्ड है वाटर ड्वेलर्स, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं या तैरते हैं। तो ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने उनके आवास के आधार पर और स्टेम की साइज के आधार पर पौधों और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। In the past, classification systems were typically produced by an individual botanist or by a small group. Actually, पहले जब जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते थे, उनमें या तो कोई एक इंडिविजुअल बॉटनिस्ट अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करता था, या फिर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक ग्रुप होता था साइंटिस्ट का, जिनको जो कैरेक्टर्स चूज करने होते थे उसके आधार पर प्लांट्स का ग्रुपिंग कर दी जाती थी या क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। द रिजल्ट वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। इसके आधार पर हर कंट्री में या अलग अलग जगहों पर बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए, जहाँ पर साइंटिस्ट का एक ग्रुप है वो अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहा है, दूसरा ग्रुप अपने अकॉर्डिंग वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। सो different systems and their updates were generally favored in different countries। और अलग अलग जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो अलग अलग कंट्री में फॉलो किया जाता था। तो इस तरीके से कोई एक सिस्टम नहीं था जिसमें पूरी दुनिया में एक पौधे को एक ही नाम से जाना जाए या एक ही प्रकार का उसके वर्गीकरण हो। तो अलग अलग देशों में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन चलते थे। हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन। अब तक जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें मेन रूप से 3 प्रकार के सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर प्लांट्स के बस कुछ एक दो कैरेक्टर्स को लेकर ही उसके आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया जाता था। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें a large number of morphological characters were taken into consideration in the natural system of classification। इसके अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया गया, उन्हें कंसिडर किया गया, उनको स्टडी किया गया और फिर उनके आधार पर जो ग्रुपिंग की गई या क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on evolutionary sequence as well as genetic relationships among different groups of plants। ये सबसे एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। इसके अंदर जो भी प्लांट्स हैं उनके इवोल्यूशनरी सीक्वेंस क्या है, जिस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ उनके सीक्वेंस को स्टडी किया गया, उनके बीच में जेनेटिक रिलेशन क्या है, इसके आधार पर भी प्लांट्स की ग्रुपिंग की गई। मीन्स न केवल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकली स्टडी किया गया बल्कि उनके इवोल्यूशनरी सीक्वेंस और जेनेटिक रिलेशनशिप को भी आधार बनाया गया, जिसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम्स। तीनों प्रकार के जो सिस्टम्स हैं उनमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। इसमें जो सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ही पौधों या जंतुओं को विभाजित कर दिया जाता था। जैसे कि हमने एरिस्टोटल के अंदर देखा कि उसमें सिर्फ जो तने की वो सॉफ्ट है कि हार्ड है इसके आधार पर पौधों को डिवाइड कर दिया गया और जंतुओं को इस आधार पर डिवाइड कर दिया गया कि वो आकाश में रहते हैं, धरती पर रहते हैं या पानी में रहते हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था सबसे पहले जो दिया गया, इनके अंदर जो फेमस वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है थियोफ्रेस्टस और लीनियस का। इन दोनों ही सिस्टम्स के अंदर बहुत कम कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया। दूसरा सिस्टम आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम, जो 18th सेंचुरी में था। 1800 से 1884 तक बेंथम एंड हुकर 1817 to 1911।
नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जिनका सिस्टम सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो है हचिंसन, तख्ताजान एंड एपीजी, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप सिस्टम। तो ये कुछ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज़्यादा मान्य है तीनों प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्रियोफ्रेस्टर्स। इन्होंने तीन पौधों को तीन वर्गों में विभाजित किया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। क्योंकि ये बहुत पुरानी, लगभग 2000 साल पुरानी बात है, उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दे रही थी, जैसे हम मोटा मोटा किसी का ओवरऑल देखें किसी भी प्लांट्स के ग्रुप को, तो उन्होंने उसको पौधे की जो तना था उसकी मोटाई के आधार पर उसको तीन ग्रुप्स के अंदर बांट दिया। सॉफ्ट है, हर्ब यानी कि शाकीय पौधे हैं। दूसरा स्टेम है तो वुडी और बहुत ज़्यादा शाखित है तो उसको श्रब कहा गया। और तीसरा, बड़े बड़े पेड़ जिसके अंदर एक सिंगल बड़ा ट्रंक स्टेम है, उसको ट्रीज का नाम दिया गया। दूसरा जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर बेस्ड था, वो था कैरोलस लीनियस का। इन्होंने मेनली जो प्लांट्स हैं उनको 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। 23 क्लासेस फ्लावरिंग प्लांट्स की थी एंड 24th क्लास फ्लावरलेस प्लांट्स। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नो नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंसिडर। इसके अंदर किसी भी प्रकार की फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप थी उसको नहीं कंसिडर किया गया, सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही देखा गया। नेक्स्ट आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमने बात की कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मान्य है, जिसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 2D सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स को देखा गया, मॉर्फोलॉजी के आधार के साथ साथ एनाटॉमिकल फीचर्स को भी स्टडी किया गया, और जो मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर्स लिए गए उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा था। यानी कि जो भी नेचुरल कंडीशन में प्लांट्स पाए गए उनको बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से स्टडी किया गया और फिर उसके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेम्स जिनके अंदर फ्लावर्स या सीड्स नहीं बनते हैं, फेनेरोगेम्स जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स बनते हैं। तो इन्होंने फिर फेनेरोगेम्स को तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकॉट। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, ये था सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। इन्होंने जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी उनको भी बहुत दूर दूर रख दिया, क्योंकि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस या सिस्टम या आपस की जेनेटिक रिलेशनशिप जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्लोजनेस ऑफ टू फैमिलीज के बारे में श्योर नहीं हो सकते, जो कि नेचुरल सिस्टम में स्टडी नहीं की गई। तो जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी भी उनको भी दूर दूर स्थान मिला इस systems of classification में। unrelated families put in same group, और जो unrelated families थी evolutionary basis पे अगर हम देखें तो जिनका कोई खास आपस में रिलेशन नहीं था, उन फैमिलीज को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया। जिम्नोस्पर्म्स प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, और जिम्नोस्पर्म्स जिनके अंदर नेकेड सीड्स पाए जाते हैं उनको मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन्स इनके बीच के अंदर रख दिया गया। तो ये सबसे बड़े ड्रॉबैक थे हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक एफिनिटीज़ पर बेस्ड था। इसके अंदर सबसे पहले A.W. एक्लर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को ही मॉडिफाई किया था और जिम्नोस्पर्म्स को बिगिनिंग में रख दिया डाइकॉट और मोनोकॉट के। एंगलर एंड प्रेंटल ने इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो सबसे ज़्यादा मान्य है। इसके अंदर वर्टिकल सिस्टम और 3D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्लासिफाइड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर्स। इन्होंने जो प्लांट्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया वो जैसे जैसे फ्लावर्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, जो ज़्यादा एडवांस फीचर्स थे उस आधार पर उन्होंने उसको वर्गीकृत किया। ड्रॉबैक्स: primitive forms with naked flowers kept in beginning,
और इसी तरीके से मोनोकॉट्स कंसिडर प्रिमिटिव ऑफ डाइकॉट। और इसके अंदर भी कुछ अलग अलग जो फैमिलीज़ थी उनको एडवांस को प्रिमिटिव को बाद में स्थान दिया गया और एडवांस को पहले रख दिया गया। इसी तरीके से मोनोकॉट्स को इन्होंने डाइकॉट से प्रिमिटिव कंसिडर किया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन का। तो मेनली जो तीनों टाइप के सिस्टम हैं उसके बारे में जो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पर ओवरऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसिडर्ड। आर्टिफिशियल सिस्टम इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स जो पर्टिकुलर बॉटनिस्ट या साइंटिस्ट या उनके ग्रुप को ठीक लगता है उन कैरेक्टर्स के आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया जाए, तो एक तरीके से ये आर्टिफिशियल हो गया। तो ये इसके अंदर पूरी जो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी थी उसे कंसिडर नहीं किया जाता था। एडॉप्टेड बाय प्लिनी एंड एल्डर फॉर एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो इसी तरीके से हैबिटेट के आधार पर इन्होंने एनिमल्स का डिवीजन किया। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस इज आर्टिफिशियल। कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन the ordering of organisms into groups on the basis of non-evolutionary features। यहाँ पर जो non-evolutionary features हैं उनको आधार बना करके organisms का classification या वर्गीकरण किया गया। The grouping together of plants according to the number and situation of their stamens, styles and stigmas rather than their evolutionary relationship। जैसे for example किन्हीं भी प्लांट्स कोई भी प्लांट है उनके अंदर स्टेमन्स का नंबर कितना है और वो कहाँ सिचुएटेड हैं, स्टाइल्स या स्टिग्मा कैसे हैं, उनका नंबर कितना है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया, ना कि इवोल्यूशनरी रिलेशन के आधार पर। एज नॉलेज ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिलेशनशिप हैज ग्रोन, आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय सिस्टम्स ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा, माना गया कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके अंदर स्टेमन्स का नंबर सेम हो वो एक ही ग्रुप के अंदर आए, हो सकता है उसके अंदर बाकी बहुत सारी असमानताएं हों। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा वैसे वैसे जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सुपरसीड कर दिया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा। बेसिस ऑफ सम आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ स्टार्टिंग में एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो मॉर्फोलॉजिकली या बाह्य आकारिकी के आधार पर जो भी दिखाई दे रहा है उसके आधार पर ही क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण संभव था। तो शुरू से ही जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आर्टिफिशियल है। उनमें से बहुत सारे जो सिस्टम हैं बहुत पुराने हैं, कुछ हैं जैसे कि वेदास में भी प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। किस बेस पर? रिलीजियस इंपॉर्टेंस, यूज़, मेडिसिनल, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग एट्सेट्रा। वेदास में भी जो प्लांट्स के ग्रुपिंग की गई है वो किस आधार पर कि ये तो पूजनीय है, धार्मिक पौधे हैं, जैसे पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की, तो ये अलग प्लांट होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल वैल्यू है जिनकी, तो वेदास में मेडिसिनल प्लांट्स को अलग ग्रुप के अंदर रखा गया, फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग ग्रुप के अंदर रखा गया और फ्रूटिंग प्लांट्स को अलग ग्रुप के अंदर रखा गया। मीन्स जो ऊपर से ओवरऑल जो दिखाई देता है प्लांट उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया वेदास में। इसी तरीके से थियोफेस्टस ने साइज एंड लाइफ टाइम्स के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया कि हर्ब हैं, श्रब हैं या ट्रीज़ हैं। इसी तरीके से हर्बलिस्ट ने मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर इन्होंने प्लांट्स की जो औषधीय गुण हैं, औषधीय पादपों, उनकी मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया। इसी तरीके से थॉर्नफोर्ड ने फ्लावर एंड फ्रूट गिविंग प्लांट्स जो थे उनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया और सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज़, जीनस और स्पीशीज़ के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया। तो ही इज़ द इनोवेटर ऑफ जीनस। इसी तरीके से
कैरोलस लीनियस ने सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द प्लांट्स की जो सेक्सुअल बिहेवियर था, मीन्स फ्लावर के अंदर स्टेमन्स का नंबर कितना है, उनकी लेंथ कितनी है, यूनियन जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, कार्पल्स की क्या सिचुएशन है, उनका नंबर कितना है। तो जो प्लांट्स का सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि जो फ्लावरिंग पार्ट था, उसके आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। तो इस तरीके से शुरू में जो भी सिस्टम आए वो सब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे और अलग अलग बेसिस के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on natural similarities of vegetative and floral characters। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए, न केवल वेजिटेटिव बल्कि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिए गए। इसके अंदर सबसे पहले जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल सिस्टम का सबसे ज़्यादा मान्य सिस्टम है। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, नहीं, टोटल प्लांट्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्रिप्टोगेम्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मीन्स ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते, उसको क्रिप्टोगेम्स नाम दिया गया। और जो फेनोरोगेम्स थे उनको फिर उन्होंने तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स, टू कोटिलिडन्स इन द सीड, जिसके सीड के अंदर दो कोटिलिडन थे, उनको डाइकोट कहा गया। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स, जिनके अंदर सीड नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट, यानी कि नेकेड सीड्स प्रेजेंट थे, सीड फ्रूट्स के अंदर बंद नहीं थे, उनको जिम्नोस्पर्म नाम दिया गया। और वन कॉटिलिडन्स इन द सीड, ऐसे सीड जिनके अंदर एक ही कॉटिलिडन या एक ही बीज पत्र था, उसको उन्होंने मोनोकॉटिलिडन नाम दिया गया। और फिर डाइकॉट को उन्होंने पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और जो मोनोकॉट प्लांट्स थे उनको अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया गया, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी और कैलिसिनी एंड न्यूडीफ्लोरी। इस तरीके से इन सीरीज को भी बाद में और ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि हम देख सकते हैं। थैलेमीफ्लोरी सीरीज के अंदर 6 ऑर्डर्स हैं और डिस्कीफ्लोरी के अंदर 4 ऑर्डर्स हैं। इसी तरीके से इन्फेरी में 2 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज हैं। हिट्रोमेरी के अंदर 3 ऑर्डर्स हैं। ये सारी चीज़ें बेंथम एंड हुकर के अंदर दी गई। और मोनोक्लेमाइडी हैं, उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग सीरीज़ दी गई और मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स को भी अलग अलग सीरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो ये बात हुई नेचुरल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन की, जिसे दिया बेंथम एंड हुकर ने। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, two English taxonomists who were closely associated with the Royal Botanical Garden at Kew, England, have given a detailed classification of plant kingdom, particularly the angiosperms। बेंथम एंड हुकर जो कि ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन से इंग्लैंड से जुड़े हुए थे, और इन्होंने मेनली एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मान्य है। दे गिव एन आउटस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फेनेरोगेम्स इन देयर जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम इनकी एक बुक थी जो कि पब्लिश्ड इन द 3 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुई इन द ईयर 1862 टू 1883। इट इज़ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये आपके नॉर्मली एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेरा प्लांटेरम बुक किसने लिखी, तो बेंथम एंड हुकर इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से दे डिस्क्राइब 97,205 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रुप्ड इनटू 202 ऑर्डर्स। और उन्होंने टोटल लगभग 97,205 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को 202 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। मीन्स ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स का बहुत सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था।
The system has the advantage of being the first great natural system of classification which is very easy to follow. और ये सबसे पहला सिस्टम था जिसके अंदर बहुत लार्ज स्केल पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया था और जिसको फॉलो करना भी बहुत आसान था. ये जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट किंगडम को 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया. क्रिप्टोगेमिया ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते हैं, फेनेरोगेम्स जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, और फेनेरोगेम्स को फिर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स. और फिर डाइकॉट को पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी के अंदर डिवाइड किया गया. इसी तरीके से मोनोकॉट को माइक्रोस्पर्मी और एपिगाइनी के अंदर डिवाइड किया गया. ऐसे ये सारी जो सीरीज, ऑर्डर्स एंड फैमिलीज़ हैं, ये बेंथम एंड हुकर द्वारा बहुत अच्छे से क्लासीफाई की गई और डिटेल में समझाई गई, जिसको समझना भी बहुत आसान था. ये एक और स्लाइड है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया गया है. इसके अंदर स्पेशली मोनोकोटिलिडन्स और डाइकॉट का जो क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर के, इसके अंदर सारे ऑर्डर्स और फैमिलीज मेंशन हैं. इस तरीके से बेंथम एंड हुकर ने बहुत ही डिटेल में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. मेरिट्स ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन. अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके कुछ मेरिट्स थे, यानी कि एडवांटेजेस थे. इट अवॉइड्स द हेट्रोजीनस ग्रुपिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. इसके अंदर जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स था उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर ही रखा गया, एक ही ग्रुप के अंदर नहीं रखा गया. इट हेल्प्स इन प्लेसिंग ओनली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर. यहाँ पर एक ही ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिजम्स साथ में रखे गए थे वो आपस में रिलेटेड थे, एक जैसे ही थे, उन्हीं को एक ग्रुप के अंदर रखा गया. इट इंडिकेट्स द नेचुरल रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स. और यहाँ पर जो भी ग्रुप्स थे बने हुए थे नेचुरल सिस्टम में, उनमें आपस में जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो साफ इंडिकेट हो रही थी. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और साथ ही साथ इसके अंदर अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थे वो भी बिल्कुल क्लियर था. न्यू एडवांसमेंट इन द फील्ड कैन बी एडेड. और इसके अंदर जो भी नया एडवांसमेंट हो इस फील्ड के अंदर उसको आसानी से ऐड किया जा सकता था. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ एडवांटेजेस जो हमने अभी पढ़े वो थे, ये मोर सेटिस्फैक्ट्री ऑन प्लेसिंग ऑफ स्पीशीज. ये स्पीशीज के लिए मोर सेटिस्फैक्ट्री था कि इस स्पीशीज को इस ग्रुप के अंदर रखा गया. हाँ, बिल्कुल सही. और मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू, इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी कि अगर कोई कैरेक्टर्स के आधार पर किसी ग्रुप के अंदर रखना हो तो आराम से उसका प्रिडिक्शन किया जा सकता था. आर्बिट्रेरली सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज आर नेसेसरीली कोरिलेटेड वेल विद ईच अदर. और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की गई थी, मीन्स जो भी साइंटिस्ट ने प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की थी वो एक दूसरे से अच्छे से कोरिलेट हो रही थी. कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज नॉट रिलेटेड द क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन से जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं थी उनको भी आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता था. कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पीशीज. अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो स्पीशीज के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध थी. डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? कॉम्प्लेक्स देन आर्टिफिशियल. अब चूंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स, वो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाया गया, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था. नीड लॉन्ग टाइम एंड मोर इन्फॉर्मेशन. अब अगर आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में अगर बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को देखें और किसी प्लांट को क्लासीफाई करना हो, किसी ग्रुप के अंदर रखना हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी. जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में ऐसा नहीं था, एक या दो कैरेक्टर्स के आधार पर ही हम उसको आसानी से वर्गीकृत कर सकते थे. पुअरली नोन प्लांट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ईजिली. और ऐसे प्लांट्स जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको प्लेस्ड करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स देखे गए क्लासीफाई करने से पहले. तो ऐसे प्लांट्स जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उसको क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है. कैन नॉट फोकस स्पेसिफिकली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट. और
मीन्स किसी भी बॉटनिस्ट ग्रुप की जो इंटरेस्ट की फील्ड हो उस पे फोकस करना इसमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में जैसा कि हमने देखा कैरोलस लीनियस ने जो प्लांट्स की सेक्सुअल प्रॉपर्टीज़ थी, मीन्स फ्लावरिंग जो कैरेक्टर्स थे, जैसे नंबर ऑफ स्टेमन्स या कार्पल्स या वो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था कि जो इंटरेस्ट का टॉपिक हो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। नहीं, यहाँ पर प्लांट्स के सारे लगभग सारे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स स्टडी किए जाते हैं और फिर क्लासिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे स्पेसिफिकली फोकस करना मुश्किल था। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। अब अगर हम इन दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसका जो मेन बेस था, सम टोटल ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ इट्स मेंबर्स। नेचुरल सिस्टम यानी कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर लगभग सारे जो कैरेक्टर्स थे किसी भी मेंबर के उसको कंसीडर किया जाता है, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम का जो बेस था वन कैरेक्टर और अ वेरी फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ दिस मेंबर्स स्पेशली चूजन। अब यहाँ पर जो भी साइंटिस्ट को उचित लगता है या उनके इंटरेस्ट का जो कैरेक्टर हो उसको चूज करके आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया जा सकता था, जबकि नेचुरल सिस्टम में लगभग सारे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स को स्टडी किया जाता है। ग्रुप्स टुगेदर प्लांट्स मोस्ट अलाइक इन देयर हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर एडवांटेज क्या है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, यहाँ पर जो भी एक साथ ग्रुप के अंदर रखे गए हैं पौधे उनके अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, हेरिडिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका सेम है। और इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल सिस्टम है मे नॉट ग्रुप टुगेदर प्लांट्स मोस्ट अलाइक इन देयर हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर उसके जो हेरिडिटरी के आधार पर उनका सिलेक्शन नहीं किया गया, उनके आधार पर ग्रुप नहीं बनाए गए, तो वो एक साथ इस तरीके के पौधे साथ में नहीं रखे गए जो हेरिडिटरी के बेस पर सेम ग्रुप में आने चाहिए। यहाँ पर इन जनरल ग्रुप्स टुगेदर प्लांट्स मोस्ट क्लोजली रिलेटेड फाइलोजेनेटिकली, और यहाँ पर जो भी प्लांट्स को जिन भी पौधों को एक ग्रुप के अंदर रखा गया था वो फाइलोजेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड थे। लेकिन यहाँ पर मे नॉट ग्रुप टुगेदर प्लांट्स मोस्ट क्लोजली रिलेटेड फाइलोजेनेटिकली, ऐसे प्लांट जो फाइलोजेनेटिकली बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे उनको भी एक साथ रख दिया गया, या फिर जो क्लोज थे उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ एक या दो कैरेक्टर्स के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया गया था। कंटेन्स अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मेंबर। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी मेंबर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में केवल लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही किसी मेंबर के बारे में हम जान सकते हैं। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इजीली इनकॉर्पोरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मेंबर, और यहाँ पर जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस मेंबर के बारे में उसको आराम से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जबकि नेचुरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ अ हाई प्रिडिक्टिव वैल्यू, इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की प्रिडिक्टिव वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है या बहुत कम है। इसके अलावा जो हमारे ये तो हमने कंपैरिजन किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, इन दोनों के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे यहाँ पर, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन में बी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किसी भी प्लांट का बहुत मुश्किल है और यहाँ पर बहुत ईजी था नेचुरल सिस्टम में। अभी तक हमने देखा कि जो नेचुरल सिस्टम है वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा थे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे जब हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करना पड़े तो उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है जहाँ पर सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स को ही आधार बनाया जाता है तो वहाँ पर जो प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन है बहुत ईजी हो जाता है। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन the placing of poorly known plants may be uncertain or impossible,
और ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी ही हो सकता है कुछ पौधों के बारे में हमें सिर्फ थोड़ी सी ही जानकारी हो। तो इस जो इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी सी ही है उसके आधार पर नेचुरल सिस्टम में उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना बहुत मुश्किल है, जबकि पुअरली नोन प्लांट्स में बी डेफिनेटली प्लेस्ड आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर सिर्फ थोड़े से कैरेक्टर्स के आधार पर भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज़ लायबल टू चेंज विद इंक्रीज इन आवर नॉलेज। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है कि अरे इसके अंदर तो ये अलग गुण हैं, जेनेटिकली और स्टडी किया तो उसके अंदर ये चेंज देखने को मिला, तो उसके अंदर चेंज बना रहता है कि पहले प्लांट को इस ग्रुप के आधार पर इसमें रखा गया था, लेकिन जब जेनेटिकली स्टडी किया गया तो उसे चेंज करना पड़ा। जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इट इज़ स्टेबल एंड इज़ नॉट चेंज्ड बाय द इंक्रीज इन ऑन नॉलेज, क्योंकि पहले से ही ये सिर्फ कुछ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर डिवाइड किया गया है, तो इसके अंदर ये स्टेबल हैं और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपैरेटिव टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम का एडवांटेजेस है कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। सो आज हमने बात की क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। इसमें मेनली हमने दो सिस्टम्स के बारे में बात की, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू।